डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। राफेल विमान सौदे समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे शामिल। लखनऊ में कांग्रेस मनरेगा मुद्दे पर विधानसभा का करेगी घेराव। कांग्रेसी नेताओं को किया गया नजरबंद। रांची में बजट सत्र को लेकर रांची में सुरक्षा अलर्ट। विधानसभा के 750 मीटर तक नो प्रोटेस्ट जोन घोषित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुंबई पहुंच गए हैं, जहां उनका स्वागत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज द्विपक्षीय बैठक करेंगे और भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए दक्षिण मुंबई में यातायात के खास इंतजाम किए गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रथम महिला ब्रिजिट मैक्रों भारत यात्रा के लिए मुंबई पहुंचे। उनकी ये यात्रा 19 फरवरी तक चलेगी। फ्रांसी राष्ट्रपति का मुंबई के हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों नेता नवाचार वर्ष 2026 का शुभारंभ करेंगे। ये यात्रा भारत फ्रांस की सक्रिय रणनीतिक साझेदारी को और गति देगी। पीएम मोदी के निमंत्रण पर मैक्रों की ये चौथी भारत यात्रा है। पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, उभरती प्रौद्योगिकी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास व खुफिया साझेदारी, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और वैश्विक भू राजनीतिक मुद्दे केंद्र में रहने की उम्मीद है। प्रौद्योगिकी व नवाचार। राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त रूप से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर साझेदारी बढ़ाने पर जोर रहेगा। दोनों नेता भारत फ्रांस नवाचार फोरम के तहत नवाचार, स्टार्टअप सहयोग, उच्च शिक्षा और अनुसंधान में संयुक्त परियोजनाओं पर ठोस फैसले भी ले सकते हैं। मैक्रो की इस यात्रा का सबसे बड़ा सामरिक आकर्षण 114 राफेल लड़ाकू विमानों का मेगा रक्षा सौदा हो सकता है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए के सौदे को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डीएसी से हाल ही में मंजूरी मिली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वजीत, क्या कुछ खबर है? फ्रांस के राष्ट्रपति मुंबई में लैंड कर चुके हैं, क्या कुछ हो सकता है प्रधानमंत्री और इनकी मुलाकात में? जिस तरह से फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रो आज मुंबई में पहुंचे हैं, जिसमें 17 से 19 फरवरी तक उनका भारतीय का 3 दिन का दौरा है। दौरे में कहीं ना कहीं एक जो उद्योग को लेकर बड़ा कारोबार का बड़ा उद्योग का जो है उसमें किया जा सकता है। उनके साथ में 100 से अधिक फ्रांसी कंपनियां की जो प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल हैं। हालांकि इसका जो इंडियन फ्रांस एयर इनोवेशन 2026 का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका स्वागत के लिए वहाँ पे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे हैं और पीएम मोदी का भी मुंबई में दौरा रहेगा। उनसे मुलाकात की जाएगी। मुलाकात में कई ऐसे कमर्शियल जो है उसमें सिग्नेचर किए जाएंगे, तो कई ऐसा बढ़ावा दिया जाएगा। इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुंबई के दक्षिण मुंबई के जो भवन है वहाँ पे ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गया है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कई रूटों को डाइवर्ट भी किया गया है, तो ट्रैफिक ना हो इसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस के बड़े वहाँ पे अधिकारी वहाँ पर तैनात रहेंगे। और इस मुलाकात को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि 100 से अधिक कंपनियां जो हैं वहाँ पे फ्रांस की उनके साथ हैं, जिसमें भारत में कैसे जो है कमर्शियल इनपुट मिल सकते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर बांग्लादेश के राजनीति के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 13वें चुनाव में बीएनपी की बम्पर जीत के बाद आज तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे बांग्लादेश के सबसे युवा पुरुष प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान आज देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। हाल ही में हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी को भारी जीत मिली है। 60 साल तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री पद संभालेंगे और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की जगह लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह ढाका स्थित संसद भवन के साउथ प्लाजा में मंगलवार को शाम 4 बजे आयोजित होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन नए मंत्रिमंडल की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले सुबह नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। बीएनपी ने संसदीय दल की बैठक भी बुलाई है, जिसमें रहमान को औपचारिक रूप से संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। जीत के बाद तारिक रहमान ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को न्योता दिया गया। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल होंगे। इसके अलावा मालदीव, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की और श्रीलंका के प्रतिनिधि भी समारोह में मौजूद रहेंगे। चीन, सऊदी अरब, यूएई और ब्रुनेई के भी प्रतिनिधियों को निमंत्रण दिया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस मनरेगा के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी। पुलिस ने घेराव रोकने के लिए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित कई नेताओं को घरों में नजरबंद करना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बैरिकेडिंग भी की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा योजना को खत्म कर रही है, जिसके विरोध में मनरेगा बचाओ संग्राम चलाया जा रहा है। मनरेगा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में होने वाले विधानसभा के घेराव को टालने के लिए पुलिस ने 24 घंटे पहले से ही कांग्रेस नेताओं को उनके घरों पर नजरबंद करना शुरू कर दिया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विशेष तौर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मनरेगा केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की समग्र आर्थिक प्रणाली को चलाने वाला आधार स्तंभ है। ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कांग्रेस द्वारा शुरू की गई इस योजना को केंद्र सरकार खत्म कर रही है। इसे बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में डरी सरकार के इशारे पर कांग्रेस नेताओं को लखनऊ पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें उनके घरों पर ही पुलिस की तैनाती कर नजरबंद किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव करने वाली है, तो क्या कुछ स्थिति वहां पर है? बिल्कुल, देखिए, जो मनरेगा जिसे नाम जिसका बदल दिया गया उसको लेकर आज कांग्रेस का ऐलान है। वो सड़कों पर उतरेगी, सदन में भी आवाज उठाएगी। विधानसभा के क्योंकि विधानमंडल का सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश के, और साथ ही सब सड़क पर उतर के भी आवाज उठाने का आह्वान किया गया है। और क्योंकि आज विधानसभा का सत्र है, बजट पर आज चर्चा होनी है। ऐसे में जब कांग्रेस ने घेराव का ऐलान किया है तो इसको देखते हुए पुलिस ने पूरी सख्ती दिखाई है। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको कल शाम या देर रात से ही उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। तमाम जगहों पर किस तरह से रोकना है कार्यकर्ताओं कांग्रेस के, उसको लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारियां की है। और इसको लेकर कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार ने जो उनका ये आंदोलन है, जो उनका ये प्रयास है, मनरेगा का जो नाम बदला गया है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है लखनऊ का, उसका ये कहना है क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आम जन को, आम लोगों को न हो। विधानसभा के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, और जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय है वहां पर भी पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है, बैरिकेडिंग भी लगाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, ये विधानसभा का घेराव, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी न मिलना, मनरेगा का मूल स्वरूप खराब करना, जो मनरेगा महात्मा गांधी के नाम से ये कानून बनाया गया था,
और जिस प्रकार से मनरेगा में गरीब आदमी को काम मिलता था और गरीब आदमी को एक उसको भरोसा था कि मुझे ये 100 दिन का काम मिलेगा और हम अपना परिवार और अपने घर का देखभाल कर पाएंगे। और उसमें ये हमारी केंद्र सरकार ने, यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार ने इसको बनाया था। वर्तमान की जो ये मोदी सरकार है पूरी तरीके से इस कानून को खत्म कर रही है। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 11-12 महीने से रोक कर रखी हुई है। सोचिए आप, बड़ी बड़ी बात करने वाले, देश बदल रहा है, देश बदल गया, ये वो झूठी बात करके गरीब आदमी, जो सबसे कमजोर गरीब आदमी है, उसको आप उसकी मजदूरी रोक रखे हैं। आप सोचिए किस तरीके, कितने क्रूरता वाले लोग हैं, कैसे अपना वो परिवार चलाते होंगे, कितने गरीब लोग हैं, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पीने वाले लोग हैं, उनको आप पैसा नहीं दिए। तो वो आज सारी चीज़ों को लेते, उसमें हमारे पूज्यनीय शंकराचार्य का जो अपमान योगी सरकार ने किया, जो बटुकों की चुटिया पकड़कर खींचकर जूते से मारा, और माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान किया, उनकी मूर्ति को तोड़ा और झूठ बोला योगी ने जाकर कि नहीं, टूटी नहीं है मूर्ति, यही वीडियो कांग्रेस के लोगों ने दिखाया। दाल मंडी का ध्वस्तीकरण कर रहे हो, लखनऊ के 600 साल पुराने मजार को नोटिस आप दिलवा रहे हो, पूरे प्रदेश के अंदर महिला पर अत्याचार, अनियोजित तोड़ फोड़, जो आज इनके ही विधायक के द्वारा मंत्री को घेरा गया, उसमें आज आ गया। आप देख सकते हैं कि पूरे वहाँ के पानी टंकियां फट चुकी हैं, पानी लीक कर रहा है, गिर रहा है। ये भ्रष्टाचार, जो इनका जल जीवन का जो कार्यक्रम इन्होंने बनाया है, केवल और केवल भ्रष्टाचार, और सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आज सड़क पर उतर रहे हैं। विधानसभा का घेराव, अपने कार्यकर्ता, आप देखिए हमारे कार्यकर्ता सब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रुके हुए हैं, हम सब लोग वहीं पर हैं, और एक एक कार्यकर्ता डटकर आज उतरेगा सड़क पे और जवाब मांगेगा योगी सरकार से कि क्यों ये सारी चीज़ों को आप बर्बाद कर रहे हो। प्रदेश के अंदर जो इतने सारी चीज़ों को आप करके पूरे प्रदेश को आप ध्वस्त करना चाह रहे हैं, हम निश्चित तौर से इसका विरोध करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि जनता के हित के लिए काम करें, मनरेगा मजदूरी दें, शंकराचार्य से माफ़ी मांगें, और माता अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्ति तोड़ी है सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें, और जो झूठ बोलना बंद करें, और तत्काल उन सारी चीज़ों को व्यवस्था किया जाए, ये हमारी मांग है। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा के षष्ठम कार्यकाल के 5म बजट सत्र के मद्देनजर रांची स्थित नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 18 फरवरी की प्रातः 8 बजे से 19 मार्च की रात्रि 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि झारखंड उच्च न्यायालय को इस दायरे से बाहर रखा गया है। यह आदेश उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री एवं अपर जिला दंडाधिकारी के संयुक्त निर्देश के आलोक में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होना वर्जित रहेगा। साथ ही धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा में के आयोजन पर पूर्ण रोक रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि निर्धारित अवधि के दौरान आदेश का पालन करें और शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ खबर है? बजट सत्र पर सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है रांची में, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। देखिए शालिनी, मैं बताऊं कि ये जो है कल से जो है झारखंड का जो विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू हो रहा है। इसके लिए ये जो है 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक ये जो है सत्र चलेगा, और जो है इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह उस पर ये लगी हुई है कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी न घटे। इसलिए जो है रांची शहर में जो है सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है, और 750 मीटर तक जो है इस पे निषेधाज्ञा लागू करी गई है, और 750 मीटर तक नो प्रोटेस्ट जोन घोषित किया है कि किसी भी तरह का धरना, जुलूस, प्रदर्शन
इस पर अलाउ नहीं है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है कि इस बार जो नगर निकाय का जो चुनाव है वो चुनाव होगा तो ध्वनि विस्तारक यंत्र का भी जिस पर की बैन लगाया गया है। तो जब ये ध्वनि विस्तारक यंत्र पर जब बैन लगाया गया और नगर निकाय चुनाव होगा तो उस समय वो कैसी स्थिति बनेगी, प्रशासन के लिए सख्त चुनौती होगी कि उसको कैसे किया जाए। दूसरी तरफ जो है 18 फरवरी से जो 19 मार्च तक जो चलने वाले हैं, 24 फरवरी को ये सदन में इसको पेश किया जाएगा और बजट सेशन होगा। 23 फरवरी को अनुपूरक बजट होगा, जो व्यय बजट होगा उस पर वाद विवाद होंगे और इस तरह से 19 मार्च को गैर सरकारी संकल्प के साथ सत्र का समापन होगा। तो ये जो इस बार का जो सत्र होगा वो बड़ा ही चूंकि सरकार को भी ये अंदेशा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस पर ये करेंगे, इसलिए 750 मीटर तक नो प्रोटेक्ट जोन को घोषित कर दिया गया है। जी शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज होने पर अभियुक्त का घर गिराने की आशंका को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में पारित आदेश का अनुपालन करते हुए पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि ध्वस्तीकरण की मनमानी कार्रवाई की गई तो इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना मानकर अवमानना कार्यवाही की जाएगी। यदि अधिकारी दोषी पाए गए तो इसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिका ऐसी कोई सरकारी नोटिस नहीं दे सकी जिससे उसकी आशंका को बल मिलता हो, इसलिए ध्वस्तीकरण किए जाने का भय काल्पनिक व तार्किक लगता है। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन तथा न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने गौसिया की याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा को सुना कर दिया। याचिका कहना था कि वो आफताब आलम की बीवी है। उसके बेटे के खिलाफ 23 जनवरी 2026 को एफआईआर दर्ज की गई है। उसे कोई नोटिस नहीं दी गई है, किंतु अधिकारी घर आकर नाप जोख कर रहे हैं। मकान के ध्वस्तीकरण का खतरा है। अधिकारियों को मकान ध्वस्त करने से रोकने की मांग की गई है। याचिका में राज्य सरकार के अलावा जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर प्रयागराज तथा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को भी पक्षकार बनाया गया है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों द्वारा हेट स्पीच के खिलाफ सख्त गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पूर्व नौकरशाहों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गाइडलाइन बनाने की मांग की है। याचिका में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के हेट स्पीच का उदाहरण देते हुए चिंता जताई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक सिंह चंडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? बिल्कुल, जो हेट स्पीच को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें कई स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा कुछ नौकरशाह हैं, कुछ संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, जिनकी तरफ से जो भाषण दिए जाते हैं उसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि जो हेट स्पीच जो है उसके दायरे में तो नहीं आते, लेकिन संवैधानिक नैतिकता उससे प्रभावित होती है। क्यों जो याचिका दाखिल की गई उस याचिका में बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जैसे लैंड जिहाद, बाढ़ जिहाद और घुसपैठिए और इतिहास से बदला लेने वाली बातें, कुछ ऐसी चीजें कही जाती हैं, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री के द्वारा कही जा रही हो या फिर किसी नौकरशाह के द्वारा कही जा रही हो। तो चूंकि ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता है, ऐसे में जो ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उससे जो संवैधानिक नैतिकता है उसका हनन होता है और जो लोगों के बीच में भाईचारा है और उनका जो बिगाड़ होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन जारी करे और ये कहे, ये इस बारे में एक
तार्किक निर्णय ले, आदेश जारी करके ये कहे, उसके बारे में बताए कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं वो उनको इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसका कारण भी उन्होंने बहुत स्पष्ट किया, जिसमें जो हालिया दौर में जो हेमंत बिश्व शर्मा है, ये असम के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर नौकर शाह जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जैसे कुछ लोगों को इंगित करते हुए ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि इस पर रोक लगाए जाने की जरूरत है और इस पर सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन बनाए, क्योंकि इन लोगों के जो ये भाषण होते हैं ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आते। इसी वजह से एक गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए। इसके लिए एक याचिका दाखिल की गई। वहीं हम आपको बता दें कि कल जो हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की जांच की मांग की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया था और ये कहा था शायद संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।